हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 पार्ट 4 में 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 8 से चैप्टर 12 के जो अंदर जो 4 हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए गए हैं इस साल हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे में, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो हमारे 3 इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियो लिंक्स आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। और एक चीज़ ध्यान रखिए, आप लोगों को जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आज के वीडियो लेक्चर से रिलेटेड हैंड आउट को शेयर किया जाएगा, या वैसा कहूँ जिस्ट ऑफ दिस ईयर इकोनॉमिक सर्वे को शेयर किया जाएगा। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश जीके तूफानी पहाड़ी। अब ध्यान रखना, ये आपने ब्रैकेट में ज़रूर देखना है क्योंकि एक और इसी नाम का जो है वो टेलीग्राम चैनल मौजूद है। तो आप लोग जो तो हिमाचल प्रदेश जी के तूफानी पहाड़ी है, ये हमारा खुद का टेलीग्राम चैनल है। आप लोग यहाँ से हमारे द्वारा जो 3 वीडियो लेक्चर्स हैं उनके जस्ट या उनके उनसे रिलेटेड मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हो, और आज का जो वीडियो लेक्चर है उससे रिलेटेड मटेरियल भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले हमारे आज के चैप्टर के बारे में, जिसमें हम लोग सबसे पहले वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में और उसके साथ साथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट किस तरीके से की जा रही है। तो सबसे पहले अगर मैं वाटर रिसोर्सेज की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं, तो जब हम वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं तो वाटर रिसोर्सेज का जो मेन मकसद है वाटर रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने का, प्रोटेक्ट करने का, यूज़ करने का, वो 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो हम लोग जब देखेंगे आज के लेक्चर को तो हम लोग देखेंगे कि जो ड्रिंकिंग वाटर है, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हाउस होल्ड तक, घरों तक, या हैबिटेशन, हैबिटेशन का बेसिकली मतलब क्या रहता है, जहाँ पे कुछ लोग, क्लस्टर ऑफ पीपल जो है वो रह रहे होते हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं हमारे हिमाचल में गाँव को कि गाँव का साइज़ तो काफ़ी बड़ा रहता है, लेकिन गाँव के अंदर छोटे छोटे क्लस्टर्स बने होते हैं जहाँ पे कुछ फैमिलीज़, 10 फैमिलीज़, 20 फैमिलीज़ जो हैं वो एक साथ रह रही होती हैं। क्लियर? तो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी की बात हो रही है कि घर तक जो है या उस हैबिटेशन तक जहाँ पे लोग रह रहे हैं, क्लस्टर ऑफ इंडिविजुअल्स रह रहा है, वहाँ तक ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी पहुँचानी है। और दूसरा रहता है जो हिमाचल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो उन्हीं घरों तक, उन्हीं हैबिटेशंस तक पहुंचानी है। तो हमारा जो आज का जो पहला एस्पेक्ट है हमारे लेक्चर का, दैट इज़ वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें इन 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। तो अगर मैं थोड़ा सा इरिगेशन के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, तो हमारे देश में भी इरिगेशन की जब बात की जाती है तो इरिगेशन के लिए अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए जाते हैं। ये सिंचाई के लिए अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला हमारा रहता है मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट का मतलब है ऐसे प्रोजेक्ट जिनका जो टोटल इरिगेशन, जो उनका टोटल एरिया जिसको वो इरिगेट करते हैं वो 10,000 से ज़्यादा होता है, 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा होता है, मोर देन 10,000 हेक्टेयर, उनको हम लोग मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा रहता है दैट इज योर मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट का मतलब है ऐसे प्रोजेक्ट जहां पे 2,000 से लेके 10,000 हेक्टेयर के बीच की जो हमारा एरिया है उसको सिंचाई की जाती है। और तीसरा रहता है दैट इज योर माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट, जहां पे 2,000 से कम क्षेत्रफल का जो एरिया है, 2,000 हेक्टेयर से कम का जो एरिया है, वो उसको इरिगेट करने के लिए प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाता है। तो हम लोग इरिगेशन में इन तीनों तरह के प्रोजेक्ट्स के बारे में आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा वाटर रिसोर्सेज हैं, जो जिनका मेन ऑब्जेक्टिव है, जिनको हम मैनेज कर रहे हैं टू प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी एंड टू प्रोवाइड इरिगेशन, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ड्रिंकिंग वाटर का क्या स्टेटस है। देखिए, एक सिंपल सी कहानी जो है वो आप लोगों के साथ मेरे को डिस्कस करना है, वो ये है कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, ये पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको हम लोग जो है वो जो हिमाचल के संदर्भ में, हिमाचल के कंटेक्स्ट में जो फैक्ट हम लोगों के साथ शेयर किया गया है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, एक स्कीम है जल जीवन मिशन। इस स्कीम को यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है हर एक गांव में, हर एक ग्रामीण क्षेत्र के हर एक घरों में 2024 तक जो है वो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड करना है। आसान भाषा में हर एक घर तक जो है वो नल पहुंचाना है, ताकि वहां पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी या जो वाटर यूजेबिलिटी है या बेसिक यूजेज के लिए जो वाटर है वो हम लोग पहुंचा सके। तो जो हमारा जल जीवन मिशन है, जो यूनियन गवर्नमेंट का स्कीम है, उसके अकॉर्डिंगली तो 2024 का टारगेट रखा गया है। लेकिन इसी टारगेट को जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है, इसने ये कहा है कि हम लोग जुलाई 2022 तक जो है वो हर एक ग्रामीण क्षेत्र में जो हाउस होल्ड है वहां तक बेसिक वाटर जो है, वाटर सप्लाई जो है उसको प्रदान करेंगे, उसको पहुंचाएंगे। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि कितना वाटर जो है वो पहुंचाना है एक हाउस होल्ड में, या कितनी रिक्वायरमेंट रहती है पर इंडिविजुअल को। क्लियर? कि कितना एक इंसान तक जो है, या कितना एक इंसान जो है वो पानी यूज़ करेगा, क्योंकि नल लगाने का मतलब तो ये नहीं है कि बस नल लगा दिया, थोड़ा सा पानी दे दिया। यहाँ पे आप लोगों को जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एक इंडिविजुअल के वाटर यूजिबिलिटी की, उतना पानी जो है वो पहुंचाना पड़ेगा। अब देखिए, जो जल जीवन मिशन है इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि डेली
डेली जो है वो 55 LPCD, अब ये ना ध्यान रखिए, LPCD का मतलब है लीटर्स पर कैपिटा पर डे, यानी कि एक इंसान जो है उसको 55 लीटर पानी जो है वो डेली बेसिस के ऊपर पहुंचाना है। क्लियर? तो यहाँ पे पहला जो डाटा है वो आप लोग याद रखोगे कि इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव जो है वो 55 लीटर पर कैपिटा पर डे है। क्लियर? 55 लीटर जो है या 55 लीटर से ज़्यादा पानी जो है वो हमने पहुंचाना है। ये बेसिकली इंटरनेशनल लेवल का नॉर्म है, वहाँ पे 55 से 70 तक रहता है। हिमाचल प्रदेश या जो हमारा देश है वहाँ पे 55 लीटर पर कैपिटा पर डे वाटर पहुंचाने की बात की गई है। तो इस स्कीम को सक्सेसफुल तभी माना जाएगा जब हर एक हाउस होल्ड में जितने एक इंडिविजुअल होंगे उसके अकॉर्डिंगली जो है वो 55 लीटर तक का पानी जो है वो पहुंचेगा पर डे के हिसाब से। क्लियर? तो हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे एक छोटा सा ये डाटा जो है वो आप लोग जरूर याद रखिए कि 2024 तक जो है वो जल जीवन मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। नेशनल लेवल के ऊपर हिमाचल प्रदेश ने डिसाइड किया है कि बाय जुलाई 2022 दे विल ट्राई कि वो इस पूरे का पूरा मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सके। क्लियर? अब देखिए हिमाचल प्रदेश का एक बहुत बड़ी खासियत है, अब इसको ना थोड़ा सा आप लोग एक नॉलेज के रूप में भी ग्रहण करिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है उसमें हिमाचल प्रदेश की क्या स्थिति है, अगर आपको थोड़ा एनालाइज करना है या वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में जो हमारी सरकार के कुछ पॉजिटिव्स है उनको लिखना है, तो यहाँ पे आप लोगों को ज़रूर इस तरह का जो पॉइंट है, इस तरह का जो फैक्ट है उसको ध्यान देना है। वहाँ पे ये है कि जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे डोमेस्टिक कनेक्शन जो है वो 75.53% हाउस होल्ड तक पहुँच चुका है। और अगर मैं नेशनल एवरेज की बात करूँ तो नेशनल एवरेज जो है वो अभी भी 33.67% ही है। तो आप लोग देख सकते हो कि हिमाचल प्रदेश जो है वो ऑलमोस्ट उस लेवल पे पहुंच चुका है जहाँ पे वो हर एक घर तक जो है वो पानी का कनेक्शन पहुंचा सके। अब यही जल जीवन मिशन को जब हम लोग हिमाचल के कंटेक्स्ट में लिंक करेंगे तब आप लोग यहाँ पे देखोगे कि हिमाचल प्रदेश में टोटल जो हैबिटेशंस है वो है 33,752, सॉरी, टोटल हैबिटेशन जो है वो 55,289 यानी कि 55,279 हैबिटेशंस है। मैंने भी आप लोगों को बताया कि हैबिटेशन का मतलब क्या रहता है, जहाँ पे कुछ क्लस्टर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो मौजूद रहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 33,752 हैबिटेशंस जो हैं उन तक जो वाटर का जो ये मिनिमम टारगेट है कि 55 से ज़्यादा होना चाहिए, 55 लीटर पर कैपिटा पर डे होना चाहिए, वो अचीव हो चुका है। और जो 21,527 हैबिटेशंस है वो पार्शली कवर हो चुकी है, यानी कि नल जो है वो अगर आप लोग देखोगे भी तो मोर और लेस आप लोगों को काफ़ी हाउस होल्ड में पानी देखने को मिलेगा, कई जगह पे ज़्यादा पानी आ रहा है, कई जगहों पे कम आ रहा है। लेकिन ये क्लेम कर रहे हैं कि काफ़ी मात्रा में जो है वो 33,752 हैबिटेशंस ऐसी हैं जो जहाँ पे पानी जो है वो पर कैपिटा 55 लीटर से ज़्यादा प्रदान किया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हिमाचल में ये डाटा जो है वो ज़रूर याद रखिए आप लोग कि कितना है, ये इस तरह का फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम लोगों को प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकती है। तो पहले तो आप लोग एक चीज़ देखोगे कि हमारा जो है वो ड्रिंकिंग वाटर में हिमाचल प्रदेश काफ़ी अच्छा कर रहा है। क्लियर? जो सेकंड एस्पेक्ट है हमारा वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट का वो है इरिगेशन। क्लियर? अब देखिए जो हिमाचल प्रदेश की अल्टीमेट पोटेंशियल है क्लियर इरिगेशन की, वो है 3.35 लाख हेक्टेयर, और इसमें से जो है वो 0.50 लाख हेक्टेयर ऐसा हमारा एरिया है जिसको मेजर या मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर लाया जा सकता है। इसका सिंपल सा कहानी देखो क्या है कि हिमाचल प्रदेश में आप सब लोगों को पता है हिली टेरेन है। हिली टेरेन जब रहता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव एरिया में इरिगेशन प्रोवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। जैसे जब प्लेन एरिया की अगर आप बात करोगे, पंजाब की बात करोगे, हरियाणा की बात करोगे, तो वहाँ पे क्योंकि प्लेन रीजन है तो मेजर और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता रहती है वहाँ उस तरह के इरिगेशन प्रोजेक्ट चलाना जो है वो आसान है। क्लियर? लेकिन हिमाचल प्रदेश जहाँ पे आप लोगों को प्लेन एरियाज बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, वहाँ पे जो है वो इरिगेशन के बहुत बड़े प्रोजेक्ट चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यही कारण है जब हम लोग हिमाचल प्रदेश में इरिगेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को देखते हैं तो हिमाचल में जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट है वो माइनर इरिगेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। और जो मेजर और मीडियम इरिगेशन है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट वो होगा जो 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन को सिंचाई करेगा। मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट वो होगा जो 2000 से लेके 10,000 हेक्टेयर की जो जमीन है उसकी सिंचाई करेगा। तो आप लोग देख लो कि टोटल पोटेंशियल 3.35 लाख हेक्टेयर है, और उसमें से जो मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स यानी कि बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो सिर्फ 0.5 लाख हेक्टेयर जमीन को ही अपने अंडर ले सकते हैं। ये क्लियर है? ये इतने एरिया तक ही जो है वो सिंचाई प्रदान की जा सकती है। तो आप लोग अब यहाँ पे ध्यान रखोगे कि हमारे हमारे प्रदेश में, हमारे हिमाचल में कौन कौन से मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो है वो सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। अब ध्यान रखिए जो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है
वो हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक ही है, दैट इज शाह नहर प्रोजेक्ट इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये हिमाचल और पंजाब की जो सरकार है उनके द्वारा ज्वाइंट एग्रीमेंट साइन किया गया था, उसके बाद जो है उस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। क्लियर। अब ये जो शाह नहर प्रोजेक्ट इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यही वो प्रोजेक्ट है जो 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को इरिगेट करेगा। ये बेसिकली आपका 15,287 यानी कि 15,287 हेक्टेयर जो है उसको अपने अंडर करेगा, और ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये पहला फैक्टर जो है वो आप लोग याद रखो कि हिमाचल प्रदेश में एक ही मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है, और वो कौन सा है, वो है शाह नहर प्रोजेक्ट इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। क्लियर। इसके साथ साथ जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूंगा, तो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट आप लोग देख लीजिए कि कहाँ कहाँ है। बिलासपुर में चंगर एरिया में है। क्लियर। उसके बाद कांगड़ा में जो है वो सिद्धाता है। क्लियर। इसके बाद जो है वो आपका बल वैली है जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो आप लोग देख लो कि यहाँ पे 2000 से ज़्यादा जो है वो हेक्टेयर जो ज़मीन है उसकी सिंचाई की जा रही है। यही कारण है इनको हम लोग मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, और इन मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। क्लियर। इसके साथ साथ कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे काम जो है वो अभी अंडर प्रोग्रेस है। क्लियर। अभी काम जो चल रहा है, जिनमें से एक जो है, एक देखिए यहाँ पे ना एक कमांड एरिया डेवलपमेंटल वर्क की बात हो रही है, जैसे ऊपर भी यहाँ पे मेंशन किया गया था। कमांड एरिया डेवलपमेंट का एरिया वर्क का मतलब बेसिकली क्या रहता है, जब हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे काफ़ी ऐसी ज़मीन है जो फर्टाइल है, यानी कि फर्टाइल ज़मीन जहाँ पे हम इरिगेशन पहुँचा सकते हैं, और उससे जो है वो हमारी ज़मीन की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसी ज़मीन भी है जो इनफर्टाइल है। तो बेसिकली जब हम कमांड एरिया डेवलपमेंटल वर्क की बात करते हैं, तो हम लोग उस एरिया जो फर्टाइल है या सेमी फर्टाइल है, जहाँ तक हम इरिगेशन पहुँचा के जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो सारा सारा जो है वो कमांड एरिया डेवलपमेंट वर्क के अंदर आता है। क्लियर। तो यहाँ पे जो है वो आप लोगों को सिद्धाता में जो है वो अभी काम जो है वो देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो है वो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, फिना सिंह नूरपुर में है। और उसके साथ साथ जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो नदौन एरिया है, नदौन है। क्लियर। वहाँ पे जो है वो हमें अगेन कुछ मीडियम प्रोजेक्ट जो है वो अभी इन प्रोसेस देखने को मिल रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे इन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है या फैक्ट्स जो है इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आसान भाषा में कौन सा मेजर है ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है, माइनर कौन कौन से हैं। क्लियर। डन। अब और नेक्स्ट जो है वो आपका कौन कौन से अंडर प्रोसेस है, ये भी आप लोगों को नदौन है, फिना सिंह है। क्लियर। और कौन से कंप्लीट हो चुके हैं, दैट इज चंगर है, सिद्धाता है। क्लियर। इसके बाद जो वो वल बैली है। अब यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे हो, लेकिन आप लोग देखिए स्पेलिंग ठीक है, और अपने जो लोकल डायलेक्ट है। क्लियर। लेकिन जहाँ से मैं हूँ, मैं अपनी जगह का जो शब्द है वो आई होप अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करूंगा उसी तरह से, क्योंकि हमारे हिमाचल में जो वो जो गांव है उनको डिफरेंट तरीके से, जगहों को डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, तो कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है। क्लियर। तो आई होप आप लोगों को जो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, फैक्टर्स है, उनके बारे में आइडिया लग रहा है कि इरिगेशन में हमने किन चीज़ों पे ध्यान देना है, और उसके साथ साथ ड्रिंकिंग वाटर में हमने किस तरह से ध्यान देना है। और जो तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर या एस्पेक्ट था चैप्टर 8 का, वो था एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन सी साइंटिफिक एडवांसमेंट्स या साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज को हम लोग यूज कर रहे हैं। अब यार देखो, आसान सी बात है, यहाँ पे ना आप लोगों को एक बेसिक, ये जो इकोनॉमिक सर्वे रहता है, ये कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है और आपने इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके रीड करना है। अब इकोनॉमिक सर्वे का आप देखिए कि इकोनॉमिक सर्वे जब अलग अलग डायमेंशंस को कवर करता है, तो वो हमारे हिमाचल की जो रियल पिक्चर है उसको आप लोगों के सामने लेके आता है, और ये बताता है कि हिमाचल में क्या क्या एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं। क्योंकि अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि हिमालयन एरियाज़ हैं जो हिमालयन एरियाज़ हैं उनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा या बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जो है वो हम लोगों को होते हुए देखने को मिल रहा है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, अभी आप देख लोगे उत्तराखंड में कितने बुरे हाल हो चुके हैं। तो इसी तरह का इम्पैक्ट जो है वो हमें हिमाचल के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। तो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है उसको मिटिगेट करने की जब बारी आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है हिमाचल प्रदेश जो है उसको स्पेशल तवज्जो देनी पड़ेगी, स्पेशल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश का जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा रिच है, यही कारण है उस इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट प्रिजर्व करना भी हमारी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ में हम लोग देखते हैं कि एनवायरमेंटल से रिलेटेड काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट हम लोग यूज़ किया करते थे। अब तो चलो हिमाचल प्रदेश सरकार ने उसको बैन कर दिया है। काफ़ी प्रोडक्ट्स जो है वो हम लोग ऐसे यूज़ किया करते थे जो सही नहीं थे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे। अब उस प्लास्टिक के कारण जो है वो नेसेसरली जो है वो क्लॉगिंग हो जा रही है। क्लियर। हमारे जो एनिमल्स हैं या हमारे जो बर्ड्स हैं
उनको प्रॉब्लम हो रही है, जिसके कारण जो इकोसिस्टम का बैलेंस है, एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो रहा है। तो यही कारण है जब हम लोग हिमाचल प्रदेश में एनवायरमेंटल रिलेटेड डेवलपमेंट्स देखेंगे, क्योंकि जब हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सरकार प्रोग्राम लॉन्च करेगी, कोई कमेंट्री करेगी, कोई स्टेटमेंट देगी, तो वो कहीं ना कहीं करंट इश्यूज के ऊपर, करंट प्रॉब्लम्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा केंद्रित होगी, काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होगी। तो आप लोग देखिए, जो एनवायरमेंटल से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स भी हमें देखने को मिल रही है, या इन जनरल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी जो लॉज पास किए गए हैं सरकार के द्वारा, वो है जो हम लोग अपने आसपास देख सकते हैं। जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल, जब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात आएगी तो उसमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हिमाचल प्रदेश नॉन बायो डिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट 1995 के अंदर जो है वो हमारे यहाँ पे जो प्लास्टिक की आइटम्स हैं उनका यूज़ और उनको जो फेंकना है वो बैन कर दिया गया है। और जो लोग इनको यूज़ करते हुए पकड़े गए हैं 2021-22 में, उन लोगों से 7 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने वसूल किया है। और आप लोग एक चीज़ देखिए, ये अगेन, अगर आप लोग बिल्कुल, मतलब आई होप आप सब लोग कहीं ना कहीं जो है वो रूरल लैंडस्केप के साथ ज़रूर जुड़े हुए हैं, इवन दो आप शहरों में भी रह सकते हो, क्योंकि 90% लोग जो है वो आज भी गांव में ही रह रहे हैं, और जो शहरों में भी लोग हैं उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो गांव से ज़रूर है। तो आप लोग एक चीज़ देखिए कि कुछ साल पहले ऐसा हुआ था, 10-15-20 साल पहले, 10-15 साल पहले, जब हम लोगों के यहाँ पे प्लास्टिक की प्लेट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होनी शुरू हो गई थी, प्लास्टिक की बॉटल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होनी शुरू हो गई थी, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल थी। क्लियर? प्लास्टिक के ग्लासेस में लोगों को पानी पिलाया जाता था, जिस तरह से हमारे यहाँ पे लोकल धाम होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को खाना खिलाया जाता है, तो वहाँ पे जो हमारे बिल्कुल देसी होते थे ना, जो पत्तल वगैरह बना करते थे, पत्तल थे या डोनाज हुआ करते थे, ठीक है, डोना टाइप मतलब कटोरी टाइप जो हुआ करता था, जो बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल था, जो बिल्कुल हमारा पत्तों से बना करता था, उसको हमने रिप्लेस करना शुरू कर दिया था, क्योंकि हमें प्लास्टिक की चीज़ें जो थी वो सस्ती पड़ रही थी, और उसके साथ साथ जो प्लास्टिक की चीज़ें थी उनको कैरी करना आसान था, उनको उठाना आसान था, उनको फेंकना आसान था, उनको रीयूज़ किया जा सकता था। क्लियर? लेकिन अब आप लोग देखोगे, अब ये ट्रेंड जो है वो पत्तड़ का जो ट्रेंड है, जो डोना का ट्रेंड है, ये फिर से जो है वो हमें वापस देखने को मिल रहा है। क्लियर? तो सरकार ने जो है वो जो कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि जहाँ पे जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको कुछ परसेंट पैसा जो है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर खर्चा करना पड़ता है, तो उनको बनाने के लिए, पत्तड़ और डोना को बनाने के लिए जो मशीनें हैं वो प्रोवाइड की जा रही है काफ़ी ज़्यादा, जो हमारे यहाँ पे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके द्वारा। और ये इसके लिए भी सरकार जो है वो बार बार, ये सरकार जो है वो पत्तल और डोना को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट कर रही है। तो ध्यान रखिए, ये वो चीज़ है जो हमारे साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। तो ये हमारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं, जो हम लोग, हमारी जो बिल्कुल यहाँ पे बेसिक चीज़ें जो है वो यूज़ की जाती थी जब हम लोग खाना वगैरह खाया करते थे, और हमारे यहाँ पे आपको पता है बहुत लार्ज स्केल के ऊपर लोगों को खाना खिलाया जाता है। नेक्स्ट है, दैट इज स्टेट नॉलेज सेल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हिमाचल प्रदेश के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ सकता है। यही कारण है हम लोग देखते हैं टाइम टू टाइम जो क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है कि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है, या कौन सा एरिया ज़्यादा वल्नरेबल है, किसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, कैसा, या ऐसा हो सकता है कि कहाँ पे कोई फसल हम लोग यूज़ कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत लार्ज स्केल के ऊपर, कल को ड्यू टू क्लाइमेट चेंज वो फसल, वो क्रॉप वहाँ पे प्रोड्यूस ना हो पाए, या वहाँ पे ग्लेशियर जो है वो पिघल के, या ग्लेशियर जो है वो वहाँ पे पहुँच जाए, वहाँ पे वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए, वहाँ पे वाटर का लेवल बहुत कम हो जाए ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को जो है वो एसेस करने के लिए, क्लाइमेट चेंज की जो वल्नरेबिलिटी है उसको एसेस करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट जो है वो चलाए जाते हैं। जैसे जो ब्यास रिवर बेसिन है, ब्यास के आसपास वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, और लोकेट किया गया है उन एरियाज़ को जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। उसी तरह से जो है वो अभी सतलुज नदी के जो बेसिन है, सतलुज रिवर बेसिन जो है, क्योंकि ब्यास का बेसिन बहुत ज़्यादा बड़ा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, इसी तरह से सेकंड नंबर पे सतलुज का है। तो जो सतलुज रिवर बेसिन है, जो बेसिकली किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी, बिलासपुर बेसिन, मतलब जो इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो भी बेसिन का पार्ट ही मानी जाएंगी। क्लियर? तो अब वहाँ पे जो है वो क्लाइमेट असेसमेंट या क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का काम चल रहा है। क्लियर? जिसके लिए जो है वो 88.50 लाख रुपया जो है वो इनिशिएट किया गया है, यानी कि सैंक्शन किया गया है। तो अब ध्यान रखिए कि ये इस असेसमेंट का फ़ायदा क्या रहेगा, यहाँ पे उन एरियाज़ को लोकेट किया जाएगा जहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, और वहाँ के जो लोग हैं, ताकि उनका लाइवलीहुड, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है, उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो किसी तरह से हैम्पर ना हो, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, उसको काउंटर करने की कोशिश की जाएगी। क्लियर? और देखिए, ये सारे का सारा ना, देखो, जो भी हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारा नेशनल लेवल के साथ एसोसिएटेड है।
और जो नेशनल लेवल के ऊपर हो रहा है वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल के साथ एसोसिएटेड है। जैसे ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये पूरी क्लाइमेट चेंज असेसमेंट की, तो इसके लिए जो है वो सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। ये मिशन 2010 में सरकार के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया था। क्लियर। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है उसको असेस किया जाए और नॉलेज सेल्स जो है वो सेटअप किया जाए जिनको पूरा आइडिया हो कि क्या इम्पैक्ट किस जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट किन जगहों पे किस तरह से हो सकता है। तो उसी तरह के जो नॉलेज सेल्स हैं वो हम लोगों को हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तीसरा, अगर हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करें, अगेन ये भी जो है वो कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट चेंज है उसके साथ रिलेटेड है, जहाँ पे एक प्रोजेक्ट है। अब देखिए अभी पिछला जो है ये वाला पॉइंट था, यहाँ पे असेसमेंट हो रही है कि कहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब असेसमेंट के बाद जिन एरियाज को स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि ऐसा ना हो कि उन एरियाज की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, तो उसके लिए जो है वो सरकार ने नेशनल एडाप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज 2015 में, क्लियर, ये 2015 में यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो सैंक्शन किया गया था। अब उसी पैसे को यूज किया जाएगा, क्लियर, उन एरियाज में जिनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है वो हम लोगों को पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है, या बाकी एरियाज में भी जिनके ऊपर इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। जैसे अभी एक प्रोजेक्ट है इसी फंड के अंदर है, हो सकता है आप बाकी आने वाले टाइम में और एरियाज भी इस फंड के अंदर आए, नेशनल एडाप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, जिसमें जो ड्रॉट प्रोन एरियाज है यानी जहाँ पे सूखा पड़ सकता है, उसमें सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के 3 डेवलपमेंटल ब्लॉक्स को 20 करोड़ रुपया जो है वो सैंक्शन किया गया है। और यहाँ पे इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो फार्मर्स है, क्योंकि हमारे हिमाचल में एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है लोगों की, तो जो फार्मर्स हैं, स्पेशली जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, क्योंकि अगर कल को कुछ भी होता है, कोई भी फसल जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के ऊपर ज़्यादा पड़ता है, यानी कि जो छोटे किसान हैं। इनके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का मतलब क्या होता है। क्लियर। तो यहाँ पे जो है वो ताकि पैकेज सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाए, बेटर जो है वो टेक्नोलॉजीज इनको प्रोवाइड की जाए, जिसके कारण जो फूड सिक्योरिटी है, यानी कि जो अनाज उत्पन्न हो रहा है, जो हो सकता है क्लाइमेट चेंज के अंदर जो है वो उसके उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, उसको काउंटर किया जा सके। क्लियर। तो यही है अभी एक प्रोजेक्ट इन्होंने नेशनल अडाप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत लॉन्च किया है। तो ये ध्यान रखिए, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में नेशनल अडाप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज के अंदर प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया गया है, और प्रोजेक्ट का जो आउटले है वो है 20 करोड़ रुपीज का। तो ये तीसरा पॉइंट जो है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दैट इज योर स्टेट नॉलेज सेल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लियर। इसके बारे में जो है वो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, ये पॉइंट जो है वो फिर से रिपीट हमें होता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ मार्जिनल फार्मर्स इन रूरल एरिया। अब देखिए कैपेसिटी बिल्डिंग का सिंपल सा मतलब यही है, एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। जैसे आप लोग देखोगे यार, हिमाचल प्रदेश में लेटर सपोज आप सब लोगों को शायद आइडिया होगा कि जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड होती है, 1 हेक्टेयर से कम की जमीन रहती है। अब 1 हेक्टेयर जमीन कुछ भी नहीं है हिमाचल प्रदेश में। अगर आप लोग देखोगे लोअर हिमाचल में, कभी जो है वो गेहूं बो दी, वीट बो दी, सो कर दी है ना, कभी जो है वो मक्की बो दी, मेज बो कर दिया ना, सो कर दी, या राइस कभी कभी जो है वो सो कर दिए। लेकिन अब आप देखोगे इनसे जो है वो घर किसी का नहीं चल सकता है। तो बेटर यही है कि जो हमारे यहाँ पे मार्जिनल फार्मर्स है उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसी क्रॉप, कोई ऐसी ऑल्टरनेट क्रॉप जो है वो दी जाए जो कहीं ना कहीं कैश क्रॉप का काम करे, जो एरिया भी कम ले और उसके साथ साथ पैसा भी वहां से ज़्यादा आए। तो यही कारण है धीरे धीरे जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी कैपेसिटी को भी बिल्ड किया जाता है। या जैसे मान लो वो फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो उनको फर्टिलाइजर्स के लिए प्रोत्साहित किया जाए, वो बेटर सीड्स नहीं लेके आ पा रहे हैं तो वो बेटर सीड्स के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं फोकस करें। क्लियर। तो ये जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके लिए जो है वो सिराज ब्लॉक है, आप आई होप आप लोगों ने सुना होगा, डिस्ट्रिक्ट मंडी के अंदर, वहाँ पे जो लंबा थाच पंचायत है, वहाँ पे जो है वो मार्जिनल फार्मर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है क्रिएशन ऑफ मॉडल इको विलेजेस। देखिए मॉडल इको विलेजेस का मतलब क्या है। नॉर्मली एक कंसेप्ट रहता है जिसके बारे में आई होप आप लोगों ने सुना होगा, दैट इज योर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। क्लियर। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का सिंपल सा मतलब है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो हमारा जो प्रेशर है ऑन इकोलॉजी, ऑन इकोसिस्टम, वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज के ऊपर अननेसेसरली स्ट्रेस पड़ रहा है। क्लियर। या हम ऐसे रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, या ऐसे रिसोर्सेज हमारे डिप्लीट हो रहे हैं जो रिन्यूएबल नहीं है। क्लियर।
तो यही कारण है कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए, और जो गांव हमारे हैं, जिस नेचर में या जिस तरह से हमारे गांव डेवलप होते आए हैं अभी तक, या जिस तरह से हमारे गांव अभी तक मौजूद थे, जहाँ पे पुराने टाइम की अगर मैं बात करूंगा आज से 50-60 साल पहले की, तो हमारे यहाँ के जो विलेजेस थे हमारे देश के हर एक गाँव की तरह, वो सेल्फ सस्टेनेबल थे, यानी कि गाँव के लोग जो है वो एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंडेंट थे, वो बाहर से चीज़ों को जो है वो नहीं खरीदा करते थे। फिर अगर आप लोग थोड़ा सा पूछोगे अपने पूर्वजों से, तो वो बताएंगे कि बाहर से ना उस टाइम पे पैसा हुआ करता था, नॉर्मल बार्टर सिस्टम की तरह जो है वो सारे का सारा काम चला करता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब पैसे की वजह से जो है वो हमारी कंजम्पशन जो है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, मॉडर्न लाइफस्टाइल, इसकी वजह से जो रिसोर्सेज उनके ऊपर अननेसेसरली स्ट्रेस पड़ रहा है। और जो हमारे गांव, जिस तरह के घर हमारे यहाँ पे बना करते थे, जिस तरह के चीज़ों को हम कंज्यूम किया करते थे, अब टाइम के साथ साथ जो है वो उस तरह की कंजम्पशन हमें देखने को नहीं मिल रही है। क्लियर? तो हिमाचल प्रदेश ने जो है वो मॉडल इको विलेजेस को जो है वो डेवलप करने का कोशिश किया है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है उनको 50% तक जो है वो रिड्यूस किया जाए। अब इसमें जिन जिन गाँवों को आइडेंटिफाई किया गया है उनके लिए जो वो 50 लाख रुपए को यूटिलाइज किया जाएगा। क्लियर? अभी तक जो है वो 15 गाँव टोटल स्टेट के द्वारा इस स्पेसिफिक मॉडल या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है दैट इज योर बायो मिथेनेशन प्लांट। अब यहाँ पे समझ लीजिए बायो मिथेनेशन प्लांट का मतलब क्या होता है। इधर बायो मिथेनेशन प्लांट का सिंपल सा मतलब है जहाँ पे बायो गैस को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। क्लियर? तो हिमाचल प्रदेश में कुफरी के अंदर जो है वो आपका 2.5 MTPD बायो मिथेनेशन प्लांट जो है, जिसमें काऊ डंग और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है होटल्स वगैरह का, क्लियर, या रेजिडेंशियल एरियाज का, क्लियर, उसको जो है वो यूज़ किया जा रहा है टू जनरेट बायोगैस या बायो सीएनजी, अल्टीमेटली जो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए काम आती है या एनर्जी प्रोड्यूस करती है। क्लियर? तो यहाँ पे जो एमटीपीडी है, इसका फुल फॉर्म है मीट्रिक टन पर डे। तो 2.5 मीट्रिक टन पर डे जो है वो इतना काउ डंग है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है होटल्स वगैरह का, रेजिडेंशियल एरियाज का, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है फिर बायोगैस या बायो सीएनजी के अंदर। तो ये बायोमिथेनेशन प्लांट कहाँ पे खुल रहा है? ये खुल रहा है शिमला के अंदर। तो देखिए किस तरह से जो वो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग एनवायरनमेंट को जो है वो और ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ज़्यादा प्रिजर्व कर रहे हैं। क्लियर? तो ये था हमारा चैप्टर 8, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया क्या, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। अब लोगों ने चैप्टर 8 के अंदर दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया, मैं ऐसा कहूँ तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया, जिनमें से जो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? वो वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट थे, जिसमें हमने सबसे पहले ड्रिंकिंग वाटर के बारे में डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने इरीगेशन के बारे में डिस्कस किया। तो जब हमने इरीगेशन के बारे में डिस्कस किया तो हमने देखा कि कौन कौन से मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से माइनर हैं, क्लियर, या कौन से मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट हैं। यहाँ से हमें एक चीज़ का आइडिया लगा कि हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स जो है वो माइनर है। क्यों? क्योंकि हमारा एरिया जो है वो, हमारा टेरेन जो है वो उतना स्मूथ, उतना ईजी नहीं है। उसके बाद हमने एनवायरनमेंट से रिलेटेड मोटा मोटा देखा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हम लोगों ने देखा कि किस तरह से प्लास्टिक को बैन किया गया है, प्लास्टिक ऑल्टरनेट यूज़ हम लोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ कैसे क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए सेल्स बनाए गए हैं, कैसे पैसा जो है वो सरकार के द्वारा खर्चा किया जा रहा है, कैसे मार्जिनल फार्मर्स की कैपेसिटी बिल्ड की जा रही है, कैसे मॉडल इको विलेजेस को डेवलप किया जा रहा है, और किस तरह से कुफरी में हमें बायो मिथेनेशन प्लांट जो है वो देखने को मिल रहा है, ताकि क्योंकि जो हमारे बायोडिग्रेडेबल गैसेज़ हैं वो कहीं न कहीं ग्रीन हाउस गैसेज़ को भी जो है वो इंक्रीज़ करती हैं। क्लियर? तो कहीं न कहीं अगर हम उसको यूज़ करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, क्लियर, या सीएनजी और बायोगैस, तो कहीं न कहीं हमारे लिए जो एनर्जी इश्यूज़ हैं, एनर्जी क्राइसिस हैं, उनको भी एड्रेस किया जाएगा, और उसके साथ-साथ जो है वो एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी बेटर रहेगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में इस स्पेसिफिक चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। आई होप आप लोगों को इसके बारे में क्लैरिटी हो गई होगी। अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर है दैट इज योर इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग। क्लियर? नेक्स्ट हमारा चैप्टर है दैट इज योर इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग। और इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग की अगर हम आसान भाषा में बात करेंगे तो देखो यार, हिमाचल प्रदेश जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं कंसीडर किया जाता है। फिर आप लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हो कि हिमाचल प्रदेश में कुछ स्पेसिफिक एरियाज को छोड़ दिया जाए तो हिमाचल प्रदेश में जो इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। क्लियर? अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज में भी थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। देखिए इंडस्ट्रीज भी हमारी कौन सी होती है, एक हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है और दूसरी हमारी एमएसएमईज होती हैं। क्लियर? यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो हिमाचल प्रदेश में पहली चीज़ ध्यान रखिए, हमारे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा संख्या में हमें देखने को मिलती हैं इंडस्ट्रीज, वो है एमएसएमईज। क्योंकि देखो यार एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे कुछ दो तीन पहलू जो है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जब भी इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट होती है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो डिटरमाइनिंग होते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जियोग्राफिकल टेरिटरी।
या ज्योग्राफिकल फैक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ज्योग्राफिकल फैक्टर में क्लाइमेट कैसा है, ज्योग्राफिकल फैक्टर में टेरेन कैसा है, ज्योग्राफिकल फैक्टर में पॉपुलेशन किस तरह की है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, कम पॉपुलेशन है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है। फिर ज्योग्राफिकल फैक्टर में रिसोर्सेज जो है या रॉ मटेरियल जो है वो मौजूद है या नहीं है। तो जब हम लोग देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश का जो क्लाइमेट है वो भी थोड़ा सा कोल्ड क्लाइमेट है, थोड़ा सा हार्श क्लाइमेट है कुछ जगहों को छोड़ के। तो यही कारण है कि एक बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन नहीं है, फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन नहीं है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन हिमाचल प्रदेश। उसी तरह से जब हम टेरेन की बात करते हैं तब भी हिमाचल प्रदेश में कुछ एरियाज़ को छोड़ दिया जाए, ऊना हो गया या जो सोलन की पेरिफेरीज हैं जहाँ पे हम लोग इस टाइम पे इंडस्ट्रीज को डेवलप होते हुए देखते हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो हम लोग देखते हैं हिमाचल में भी बहुत ज़्यादा टेरेन ऐसा नहीं है जहाँ पे लार्ज स्केल के ऊपर जो है इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जा सकता है। क्लियर। उसी तरह से रॉ मटेरियल की हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे जैसे आयरन वगैरह है या बेसिक रॉ मटेरियल जो है वो हिमाचल के अंदर मौजूद नहीं है। यही कारण है कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री या लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है यहाँ पे डेवलप नहीं हो पाती है। क्लियर। कुछ जगहों के ऊपर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी डेवलप हुई हैं, लेकिन उनके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है हिमाचल प्रदेश के लिए, जिसके कारण वहाँ पे इंडस्ट्रीज जो है वो फ्लरिश हो सके। दूसरा फैक्टर किसी भी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट का रहता है, दैट इज इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में कैपिटल आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग फैसिलिटी आ जाती है, जो ये कहीं ना कहीं रिलेटेड ही है कि कितना पैसा है सरकार के पास, कितना पैसा है बैंक्स के पास कि वो लोन वगैरह दे भी पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश क्योंकि नया नया राज्य बना है, बहुत ज़्यादा पुराना राज्य नहीं है, यही कारण है हिमाचल प्रदेश के पास अब तो कैपिटल बेटर है। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोग देख रहे हैं कि हिमाचल में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर। लेकिन पुराना टाइम अगर आप लोग देखोगे, जब हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई थी 1970 में, क्लियर, 1970-71 में जब हिमाचल प्रदेश बना, उस टाइम पे जब अनाउंसमेंट हुई थी हिमाचल प्रदेश के बनने की, उस टाइम पे जो इंडस्ट्री थी उसका पूरी जीडीपी में सिर्फ 7% हिस्सा हुआ करता था, सिर्फ 7% शेयर था। तो यहाँ से आप लोग बता दी आइडिया लगा सकते हो कि 1970 तक, 1970 तक जो है वो हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ किस तरह की थी। और अगर मैं अभी की बात करूंगा तो अभी जो टोटल ग्रोथ परसेंटेज है वो 39% के आसपास है, 39.66% है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इस टाइम पे जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हुआ है। तो इकोनॉमिक फैक्टर के ऊपर टाइम के साथ साथ चीज़ें जो है वो बेटर हो रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, लेकिन मेन जो है वो ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को जो है वो डिटरमाइन करते हैं। क्लियर। साथ में ट्रांसपोर्ट रहता है हिमाचल प्रदेश में, आप लोग देख लो कि ट्रांसपोर्टेशन उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना हमें प्लेन एरियाज में देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्योग्राफिकल टेरेन अलाउ नहीं करता है। हिमाचल में रेलवेज हमें डेवलप होता हुआ नहीं देखने को मिलता है, हिमाचल में बहुत ज़्यादा अच्छे लार्ज स्केल के ऊपर हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट्स नहीं है, तो बहुत ज़्यादा फिजिबल कंडीशंस नहीं है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज। तो यही कारण है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा भी था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हमें एमएसएमईज यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज या मीडियम कंपनीज जो है वो ज़्यादा डेवलप होती हुई देखने को मिलती है। तो देखिए यार, ये मैं आपको इसलिए पूरी कहानी बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ पूरी फंस जाए। क्लियर। क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये हमारे मेंस का भी पार्ट है, तो वहाँ पे आप लोगों को इस तरह की जो एनालिसिस है मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह का जो लिंकेज है उसको एस्टेब्लिश करने में थोड़ा फेल रहते हैं। तो आप लोगों को हर चीज़ के बारे में जो वो आइडिया होना चाहिए, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है फिर वैसे वैसे चीज़ें जो वो थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हो रही है और कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, तो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स जो है वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए, रेदर देन आप लोग यहाँ पे सिर्फ चीज़ों को मेमोराइज करो। फिर तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनके बारे में हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर होना चाहिए। डन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है वो बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ की। तो मैंने आप लोगों के साथ थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन हिमाचल प्रदेश का, फिर हम माइनिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हमारा जो ये चैप्टर है इसका मेन ऑब्जेक्टिव या इसके अंदर जो मेन फोकस किया गया है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ या इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के ऊपर ही किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में जैसे मैंने आपको बताया कि 1970 तक हिमाचल प्रदेश जो है वो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होती हुई देखने को मिलती थी। 1978 में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स जो है वो डेवलप करने शुरू किए थे। ये बेसिकली शुरू किए गए थे बाय यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स जो है उनको डेवलप किया गया था। ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, यानी कि पूरे का पूरा पैसा जो है वो सेंटर के द्वारा दिया जा रहा था, यूनियन के द्वारा दिया जा रहा था। ये जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स थे, दैट इज डीआईसी, इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि किस तरह से जो हमारा देश है, हमारा राज्य है, ऑब्वियसली बात है हिमाचल स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा, ओवरऑल पूरे देश नेशनल लेवल के ऊपर इसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि किस तरह से जो कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं
उनको इम्पेटस दिया जाए, कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है वो उनको प्रमोट किया जाए। क्लियर। तो इनके बनने के बाद हम लोग देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो एमएसएमईज हैं, आसान भाषा में जो लघु उद्योग हैं, उनकी बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर डेवलपमेंट हमें होती हुई देखने को मिलती है। क्लियर। तो यहाँ पे ना आप एक चीज़ ध्यान रखो, देखो यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे अब देखो, सबसे पहले मैं ये वाला पॉइंट देता हूँ, बाकी आते हैं। देखिए नंबर ऑफ एंटरप्राइजेस कितनी है, तो 28,000 के आसपास एंटरप्राइजेस हैं हिमाचल में, जिनमें से एमएसएमई जो है वो 99% है। तो देख लो यहाँ पे क्लियर है कि एमएसएमई जो है उनका कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। क्लियर। और उसके साथ साथ जो 93% एम्प्लॉयमेंट है वो भी एमएसएमई से आती है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1970 में जो टोटल स्टेट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्रियल सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का, वो 7% था, और अभी जो वो 39.66% हो गया। अगर मैं बात करूं जहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री हमें डेवलप होती हुई देखने को मिली है, वो हमारा नालागढ़ वाले एरिया में ये जो है, या सोलन डिस्ट्रिक्ट में बद्दी बरोटीवाड़ा और नालागढ़ वाला एरिया है, जहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल हब जो है वो हमें डेवलप होता हुआ देखने को मिलता है। तो आप लोग इसी को याद रख लो, यही है जहाँ पे हमें अच्छी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप होती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा हिमाचल में आपको छोटी छोटी इंडस्ट्रीज वो देखने को मिलेगी। तो ये डाटा जो है वो प्रूव कर रहा है कि 99% इंडस्ट्रीज जो है दे आर एमएसएमईज। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश की अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, अगेन यहाँ पे जो बद्दी बरूटी वाला नालागढ़ वाला एरिया है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट, ये इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो 60 से ज़्यादा देशों में जो 10,000 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश की तरफ से हो रहा है। अब ध्यान रखो, ये जो वो फैक्ट है, वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको, या इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल अचीवमेंट्स इन हिमाचल प्रदेश, अगर इस तरह का सवाल जो है वो आपसे पूछा जाए मेंस के अंदर, तो आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। और प्रीलिम्स में भी इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं कि कितना परसेंट एमएसएमईज का सेक्शन है, कितनी एम्प्लॉयमेंट एमएसएमईज की तरफ से आ रही है, 1970 में कितना शेयर था स्टेट जीडीपी के अंदर सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रीज का, और 1970 या प्रेजेंटली जो है वो कितना शेयर इंक्रीज हुआ है। क्लियर। उसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, तो टोटल जो एशिया का 35% डिमांड जो है फार्मा प्रोडक्ट्स का, वो हिमाचल प्रदेश से ही पूरा होता है। तो आप लोग देख सकते हो कि कितना सिग्निफिकेंट प्लेयर है। तो ध्यान रखो, ये फार्मेसी, या कभी कभी पूछ लेते हैं ना, एक बार क्वेश्चन भी आया था फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो वहाँ पे इस तरह का जो डाटा है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। और अगेन मैंने आप जैसे बताया कि बद्दी बरूटी वाला नालागढ़ इंडस्ट्रियल बेल्ट जो है, इसको ग्लोबली इट इज़ नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फॉर्मुलेशन, या इट इज़ नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फॉर्मुलेशन ड्रग्स, जहाँ पे कॉम्बिनेशन से ड्रग्स या दवाइयाँ जो है वो उनको बनाया जाता है। क्लियर। तो इंडस्ट्रीज में हम लोग बात करें बड़ी इंडस्ट्रीज की, तो बड़ी इंडस्ट्रीज बहुत कम है, 1% ही टोटल इंडस्ट्रीज लार्ज इंडस्ट्रीज हैं हमारे प्रदेश के अंदर। और उनमें भी जो इंडस्ट्रीज बड़ी है वो फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के में ज़्यादा इन्वॉल्व है, और वो भी हमें बद्दी बरूटी वाला नालागढ़ वाले एरिया में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अगर अचीवमेंट की बात करेंगे, तो आप लोग देख लो कि नंबर ऑफ एंटरप्राइजेज कितनी इंक्रीज हुई हैं, जीडीपी में ग्रोथ कितना इंक्रीज हुआ है, लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए बद्दी बरूटी वाला नालागढ़ एरिया डेवलप हुआ है, फार्मेसी में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, फार्मा प्रोडक्ट्स या फार्मा मार्केट जो है वो कितनी बड़ी यहाँ पे, या मैं ऐसा कहूँ फार्मेसी में कितनी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो हमारे राज्य के अंदर डेवलप हुआ है। क्लियर। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट हमारे स्कीम्स वगैरह हैं या इनिशिएटिव्स हैं जो सरकार के द्वारा लिए गए हैं, जिनमें मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में जो है वो सरकार के द्वारा अपना काम शुरू करने के लिए, चाहे वो सर्विस सेक्टर है या मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स है, उसके लिए जो वो सरकार के द्वारा लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें अगर आप 40 लाख तक का लोन ले रहे हो तो उसमें सरकार सब्सिडी देती है। जैसे वुमेन को 30% सब्सिडी दी जाती है, जो विडोज़ हैं उनको 35% सब्सिडी दी जाती है, और जो बाकी बच गए, अदर्स बच गए, उनको जो है वो 25% जो है वो सब्सिडी दी जाती है। और जो पहले 3 साल होंगे आपके लोन के, जब आपने लोन वापस करना है, तो पहले 3 साल में जो इंटरेस्ट होगा उसमें 5% जो है वो कम होगा, मतलब 5% सरकार देगी, 5% की सब्सिडी दी जाती है। तो यहाँ पे जो है वो बहुत सारा जो लार्ज स्केल के ऊपर जो वो सरकार ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जो है वो काफ़ी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया है, जहाँ पे लोग जो है वो खुद को और खुद के साथ साथ और लोगों को भी बेसिक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये भी एक अचीवमेंट ही है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, स्पेशली उस टाइम पे जब कोविड का दौर है, और यहाँ पे काफ़ी हमारे राज्य में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बाहर जॉब कर रहे थे, जिनके पास अनफॉर्चुनेटली जॉब नहीं है, लेकिन उनके पास स्किल्स हैं। क्लियर। और हम लोग, आई होप आप लोगों ने इस चीज़ को रियलाइज़ भी किया होगा कि बहुत सारे लोग शहरों से जब गाँव में आए, तो उन्होंने गाँव में अपने कुछ इनिशिएटिव शुरू किए, स्पेशली हिमाचल में जो है वो जैसे होटल मैनेजमेंट के लोग बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी जगहों के ऊपर हमें बहुत स्वादिष्ट खाना जो है वो देखने को मिल रहा है। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकता हूँ कि कभी वो चीज़ें मेरे को शहर में नहीं मिली, लेकिन वो आजकल जो है वो मेरे को, या हम लोगों को हमारे गाँव में वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कोई पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बना रहा
है, फिर कोई नॉन वेज बहुत अच्छा बना रहा है, कोई वेज बहुत अच्छा बना रहा है, जो नॉर्मली हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलता था। तो ये तो चलो स्मॉल स्केल्स की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में 40 लाख तक का लोन जो है वो ये बहुत एक बेटर चीज़ है, क्लियर, सरकार के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है। इसके साथ साथ एक खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए एचपी खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड जो है इसकी स्थापना की गई थी 1968 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है किस तरह से रूरल एरियाज में जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है उनको और ज़्यादा डेवलप किया जाए और ज़्यादा बिल्ड किया जाए। तो इसने भी काफ़ी अच्छा काम किया है, क्लियर। जैसे अगर हम देख रहे हैं कि अब अगर हमारे यहाँ पे जो 28,000 के आसपास एंटरप्राइजिंग है, तो कहीं ना कहीं इनका जो श्रेय है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस को ज़रूर जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो हिमाचल प्रदेश ने बहुत अच्छा किया है, दैट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि किस जगह के ऊपर बिजनेस करना जो वो बहुत ज़्यादा आसान है। हम लोग हमेशा देखते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में गुजरात का हमेशा नाम आता है, हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र का हमेशा नाम आता है। अगर हम लोग बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश जिसका रैंक पहले 16वां था, 16th नंबर पे जब हिमाचल प्रदेश आ रहा था, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो रैंक है वो है 7th, क्लियर। तो कहीं ना कहीं इसका सिंपल सा मतलब यही है कि अब हिमाचल प्रदेश के अंदर बिजनेस करना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूवमेंट करने का मतलब है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप करने के लिए, या यहाँ पे चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर है चाहे सर्विस सेक्टर है, उसको डेवलप करने के लिए जो है वो काफ़ी अच्छा जो माहौल है, क्लियर, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो सरकार के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। तो ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स है, दे आर बेसिक अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यहाँ पे आई होप आप लोगों को जो है वो बेसिक चीज़ों के बारे में आइडिया लग रहा होगा इंडस्ट्रीज के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज माइनिंग। माइनिंग का सिंपल सा मतलब क्या है, इन ऑर्डर टू बिल्ड, यहाँ पे कहानी क्या है कि माइनिंग जो है वो यहाँ पे माइनिंग से रिलेटेड एक बहुत बड़ा इशू है, दैट इज इलीगल माइनिंग, क्लियर। और इलीगल माइनिंग स्पेशली जो बॉर्डर एरियाज है, जिनमें कांगड़ा है, ऊना है, सोलन है, सिरमौर है, जो मतलब बाकी राज्यों के साथ लगते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मिट्टी, क्योंकि शिवालिक फुट हिल्स हैं, तो वहाँ पे नदियाँ जब आती हैं, नाले जब आते हैं, तो अपने साथ मिट्टी बड़ी लेके आते हैं। और हिमाचल प्रदेश में जो मिट्टी वगैरह हमें मिलती है वो काफ़ी बेटर रहती है। तो यही कारण है बाकी जगहों के ऊपर भी यहाँ से जो मिट्टी है उसकी काफ़ी डिमांड है। तो बहुत ज़्यादा इलीगल माइनिंग जो है वो हमें स्पेशली कांगड़ा, ऊना, सोलन, सिरमौर में देखने को मिलती है, क्लियर। तो सरकार ने जो है वो अभी जो भी इलीगल माइनिंग है, बिना परमिशन के जहाँ जहाँ माइनिंग हो रही है, उसके लिए जो वो फाइन इंक्रीज कर दिया है। 25,000 से 5 लाख का फाइन जो है उसके रेंज को बढ़ाया गया है, फ्रॉम 25,000 इसके बीच में जो फाइन पड़ सकता है। और उसके साथ साथ जो वो 2 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है, क्लियर। और अब सारी की सारी जो माइनिंग की प्रोसेस है, क्योंकि बहुत बार हम देखते थे कि काफ़ी ऐसे ऐसी जगह पे माइनिंग के लाइसेंस मिल जाते थे जहाँ पे माइनिंग नहीं होनी चाहिए, और काफ़ी ट्रांसपेरेंसी के आरोप भी लगा लगा करते थे कि अपने लोगों को जो है वो माइनिंग के लाइसेंस दिए जा रहे हैं। लेकिन अब कहानी सिंपल यही है कि अब सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है, तो अब सरकार कोशिश कर रही है इलीगल माइनिंग से रिलेटेड जो थ्रेट है उनको काउंटर करने के लिए, क्लियर। और स्पेशली जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे अलग अलग चेक पोस्ट बनाए गए हैं, ब्रिजेस बनाए गए हैं, क्लियर है, वेट ब्रिजेस बनाए गए हैं, ताकि ईजिली वहाँ से कोई भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ना लेके जा सके, जिसके थ्रू इलीगल माइनिंग हो सके, क्लियर। तो हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रीज और माइनिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें ये देखने को मिल रही है। अब चलिए तीसरा चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ को समझ लीजिए, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे समझो कि जब हम लोग लेबर की बात करते हैं, जब हम लोग वर्कर की बात करते हैं, तो दो तरह के वर्कर्स हमें देखने को मिलते हैं। दो तरह के वर्कर्स जो है, या तीन तरह से वर्कर्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, क्लियर। सबसे पहले जो वर्कर्स हैं वो है मेन वर्कर। अब ये ढंग से समझना है, थोड़े से टेक्निकल शब्द हैं। पहले है मेन वर्कर, क्लियर। मेन वर्कर वो हैं जो एक साल में जिनके पास मिनिमम 183 दिनों का काम है, 183 डेज का काम जिनके पास है, दैट वो है मेन वर्कर्स। उसके बाद सेकंड है, दैट इज योर मार्जिनल वर्कर्स। मार्जिनल वर्कर्स का मतलब है जिनके पास काम तो है लेकिन काम कितना है, लेस देन 183 डेज का काम है, उनको हम लोग मार्जिनल वर्कर्स कहते हैं। तीसरे वर्कर्स वो हैं जो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, यानी कि जिनके पास बिल्कुल भी काम नहीं है। अब यहाँ पे देखो, 2011 सेंसस की अगर बात की जाए, फिर तो उनमें जो मेन वर्कर्स थे, यानी कि जिनके पास मिनिमम 183 या 183 डेज से ज़्यादा का काम था, वो थे 30.05%, क्लियर। जो मार्जिनल वर्कर्स थे, यानी जिनके पास 183 काम तो था लेकिन 183 डेज से कम का काम था, वो थे 21.80%। यानी कि दोनों को मिलाया जाए 30 और इसको 21 को, तो टोटल जो वर्कर्स बन जाएंगे मेन एंड मार्जिनल वाले, यानी कि जिनके पास काम था, फिर वो जो है वो हमारे कितने हैं, वो है 21.80 है और 48.15 है, ठीक है।
तो 69.95% जो है ये हमारे वर्कर्स हैं। कौन कौन से? मार्जिनल एंड मेन वर्कर्स। क्लियर? यहाँ पे थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन को वो कर लेते हैं। तो फिर एक बार फिर से देखते हैं। देखिए 30.05% जो है वो मेन वर्कर्स हैं, 21.80 जो वो मार्जिनल है, और 48.15% जो है वो क्या है? नॉन वर्कर्स। आई थिंक मैंने पीछे जो है वो कैलकुलेशन मिस्टेक ज़रूर कर दी होगी फिर, क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेशन आएगी ये आएगी 30.05 और 21.80, यानी कि 5815 जो है वो वर्कर्स है जिनके पास काम है, चाहे कम है या ज़्यादा है, और 48.15% वो है जिनके पास बिल्कुल भी काम नहीं है। और जब हम बात करेंगे टोटल वर्कर्स की जिनमें मेन एंड मार्जिनल को मिक्स किया गया है, उनमें मेजोरिटी जो वो कल्टीवेटर्स है, यानी कि 57.93% जो है उनके वो खेतों में काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है वो 4.97% जो वो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, क्लियर, जो दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, और 1.65% जो है वो हाउस होल्ड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, घरों में काम कर रहे हैं। और जो बाकी बच गए 30.50% वो बाकी एक्टिविटीज़ में काम कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा डिटेल में आपको फैक्ट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, रख लीजिए कि जो मैक्सिमम है वो क्या है? कल्टीवेटर्स, यानी कि जिनके अपने खेत हैं और उनके ऊपर वो खेती कर रहे हैं, जिसको मेन वर्कर्स या मार्जिनल वर्कर्स की कैटेगरी में डाला जा रहा है। दूसरी चीज़ है टोटल एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। देखिए अब ध्यान रखिए, हमारे यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है उस पर कम एम्प्लॉयमेंट है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। मैक्सिमम जगहों के ऊपर हम लोग देखते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में 1,80,410 1,80,410 एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर में है, और 2.25 लाख सब के लाख के आसपास 2,75,419 जो है वो पब्लिक सेक्टर के पास है। क्लियर? और जो टोटल नंबर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, कंपनीज है पब्लिक सेक्टर में, वो 4,407 है, और प्राइवेट सेक्टर में जो वो 1,814 है एंड एस्टेब्लिशमेंट्स। क्लियर? तो ये जो है ये हम लोगों को देखने को मिल रहा है एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस जो है वो किस तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अब देखिए, जब हम बात करेंगे कि फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन कैसी है रूरल और अर्बन एरियाज में, सभी एजेस में, तो देखिए पूरे देश की एवरेज निकाली जाए तो 17.6 है। अब हिमाचल में देख लीजिए आप 44.6% है। इसका मतलब है कि जो फीमेल पार्टिसिपेशन है एम्प्लॉयमेंट में या वर्कर्स में, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर एरियाज। तो यहाँ पे देखो हरियाणा में बहुत बुरे हाल है, बाकी जगहों पे बहुत कम है, इवन इंडिया की एवरेज भी बहुत कम है, हिमाचल में जो 44.6% है। क्लियर? अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो थोड़े मेमोराइज होने चाहिए। अब देखो यार, वर्कर जो है उनको भी दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, या दो तरह से उनके इंडेक्सेस को जो है वो हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहले है दैट इज LFPR, दैट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का आसान भाषा में मतलब क्या रहता है कि कितने परसेंट लोग जो हैं वो लेबर फोर्स का पार्ट है। लेबर फोर्स चाहे काम कर रहे हैं, यानी कि वर्किंग है, वो भी लेबर फोर्स का काम आ जाएगा। क्लियर? या काम देख रहे हैं, दे आर सीकिंग फॉर वर्क, वो भी लेबर फोर्स का काम आ जाएगा। या दे आर अवेलेबल फॉर वर्क, चाहे काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो सारे के सारे जो वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब आ जाता है। चाहे वो अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयड भी है हो सकता है वो जॉब देख रहा हो या वो जॉब करने के लिए अवेलेबल हो, उसको जॉब ना मिल रही हो। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी कि LFPR का जो रेंज है वो वाइड है, जिसमें हमें पता लगता है कि कितने वर्कर्स हैं, ठीक है, सब कुछ जो काम कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं। उसके बाद आता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में सिर्फ हम लोग देते हैं कि टोटल पॉपुलेशन में कितने जो है वो एम्प्लॉयड हैं। क्लियर? ऊपर वाले में तो सारा आ गया ना, सीकिंग आ गया, अवेलेबल आ गया, इसमें सिर्फ वो आया जो सिर्फ एम्प्लॉयड है। क्लियर? उसके साथ साथ जब हम अनएम्प्लॉयड की बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयड का जो प्रपोर्शन है वो आ जाता है कि टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। देखो यार, इन इंडेक्सेस को मैं थोड़ा सा आपको सजेशन दूंगा, क्योंकि कभी कभी ऑप्शंस में इंडेक्सेस का मतलब पूछा जाता है कि इस इंडेक्स का मतलब क्या है। क्लियर? तो वहां से आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा आप लोग एक बार जरूर देख लेना। अब नेक्स्ट है कि जो लेबर्स हैं या लेबर क्लास है हमारे राज्य की, वहाँ पे जो है उनके इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, देखो क्योंकि लेबर से रिलेटेड दो प्रॉब्लम है ना। लेबर से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है? लेबर भी दो तरह की है, एक वो लेबर है जो एम्प्लॉयड है, एक वो है जो नॉन एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है, जिसके पास काम नहीं है।
तो जो एम्प्लॉयड लेबर है उसके इंटरेस्ट्स को हमने जो है वो प्रोटेक्ट करना है, यानी कि अगर वो काम कर रहे हैं उनकी जो वेज है, उनकी जो दिहाड़ी है वो टाइम पे मिलनी चाहिए, उनके पास जो है वो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, क्लियर है, उनके पास जॉब एटलीस्ट जो है वो इंश्योरेंस होना चाहिए या प्रोटेक्शन होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो वो अनएम्प्लॉयड हैं उनको हम लोगों ने कोशिश करने की भाई एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है या एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाएँ, क्लियर। तो अब देखो हिमाचल प्रदेश जो गवर्नमेंट है उसने एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, यानी कि दूसरे एस्पेक्ट को एड्रेस करने के लिए, और उसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, तो जिनमें सबसे पहला आ जाएगा दैट इज मिनिमम वेज एडवाइजरी बोर्ड। मिनिमम वेज एडवाइजरी बोर्ड जो है इसको बनाया गया है अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ये एक्ट जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। इसमें लिखा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो मिनिमम वेज है यानी कि जो दिहाड़ी आप लोग देखते हो ना कि एक दिन की मिनिमम इतनी मिलनी ही चाहिए, जो स्टेट टू स्टेट वेरी होती है, तो उसको जो डिसाइड किया जाता है वो किया जाता है वेज एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा। तो हिमाचल प्रदेश में भी जो वेज एडवाइजरी बोर्ड है उसने अनस्किल्ड कैटेगरी के जो वर्कर्स हैं उनकी जो दिहाड़ी है उसको 275 पर डे कर दिया है। पहले 250 होती थी, अब 275 डेज हो गया, पर डे हो गया। और महीने के हिसाब से निकाला जाए तो 7500 से बढ़ाई गई है 8250, यानी कि 8250 मिनिमम जो है वो मिलना चाहिए दिहाड़ी के रूप में, वेज के रूप में। और ये हुआ है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, यानी कि लास्ट ईयर से। जो हमारी 19 शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स है जो कि मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर आती है उसमें इतना मिनिमम पैसा जो है वो वेज का दिहाड़ी का देना ही पड़ेगा, इससे कम नहीं दिया जा सकता। इसके साथ साथ नेक्स्ट है दैट इज सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सेल, क्लियर। अब देखिए सिंपल सी बात यही है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पे लेबर है। अब लेबर जो है वो स्किल्ड लेबर है, मान लो स्किल्ड का मतलब कि किसी ने इंजीनियरिंग वगैरह किया हुआ, डिप्लोमा किया है। अब ये सारे का सारा जाएगा एम्प्लॉयमेंट सेल के पास, अपने आप को रजिस्टर कराएगा। ये एम्प्लॉयमेंट सेल जो वो इंडस्ट्रीज को बताएगी कि अच्छा ये देखो ये हाईली स्किल्ड मैन पावर जो है वो हमारे पास है। तो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सेल जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि किस तरह से जो हाईली स्किल्ड मैन पावर है वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है उनको प्रदान की जाए, क्लियर। तो यहाँ पे असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयमेंट सीकर्स इन फाइंडिंग सूटेबल जॉब, इनके लिए भी हेल्प करेगी, क्लियर। और उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज को भी हेल्प करेगी अच्छे सूटेबल कैंडिडेट तक पहुंचने के लिए, क्लियर। तो ये सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सेल जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो डायरेक्टरेट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द स्टेट के अंदर सेटअप किया गया है, क्लियर। नेक्स्ट है दैट इज स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर स्पेशली एबल्ड। जो स्पेशली एबल्ड है ये जिसमें विजुअली डिसेबल्ड आ गया, हियरिंग डिसेबल्ड आ गया, यानी कि कोई देख नहीं सकता है, कोई जो है वो सुन नहीं सकता है, या बाकी किस तरह के जो वो डिसऑर्डर डिसेबिलिटी है, उसके लिए भी अलग तरह से एक्सचेंज बनाई गई है ताकि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों जगहों के ऊपर जो उनको उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप किया जाए। नेक्स्ट है दैट इज स्किल डेवलपमेंट अलाउंस। तो यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो अपने स्किल को अपग्रेड कर सके और अपनी क्योंकि अगर किसी के पास बेसिक स्किल लेवल होगा तो ऑब्वियसली बात है उसके पास ज़्यादा चांसेस रहेंगे जॉब प्राप्त करने की। तो स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ पैसा, कुछ अलाउंसेस जो है वो भी सरकार के द्वारा दिए जाते हैं ताकि वो अपने आप को सपोर्ट भी कर सके और उसके साथ साथ जो है वो अपना कोई स्किल भी डेवलप कर सके। तो वहाँ पे सरकार जो है वो 1000 रुपया पर मंथ देती है, और अगर कोई चैलेंज्ड है, फिजिकली चैलेंज्ड है, तो उसको जो है वो 1500 रुपया दिया जाता है जब वो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सब्जेक्ट या स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कर रहा होता है, ताकि उसको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। लेकिन जो फाइनेंशियल सपोर्ट है ये सिर्फ 2 सालों तक ही है। तो अब आप देख लीजिए कि सरकार जो है वो साथ में अगर कोई जॉब नहीं कर सकता है क्योंकि वो स्किल डेवलपमेंट में लगा है, तब भी सरकार उसको बेसिक्स खर्चे के लिए, बेसिक सपोर्ट के लिए जो है वो कुछ पैसा सैंक्शन कर रही है। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो है वो सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था कुछ साल पहले, वो था अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम, ठीक है, जहाँ पे 1000 रुपया जो है वो पर मंथ दिया जा रहा था उन लोगों को जो कि अनएम्प्लॉयड यूथ था, जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही थी। और अगेन जो परमानेंटली डिसेबल्ड थे, फिजिकली डिसेबल्ड थे, चैलेंज थे, उनको जो है वो 1500 रुपया पर मंथ दिया जाता था। मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल तक दिया जाएगा उनको। अगर उनको जॉब नहीं मिल रही है तो जॉब ढूंढे, और उसके साथ साथ सरकार जो है उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रही थी। तो ये है कि किस तरह से जो लेबर इंटरेस्ट है और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स जो है वो हमारे राज्य, हमारी सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की स्थापना की गई थी, क्लियर, अंडर कंपनीज एक्ट 2013। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो स्किल डेवलपमेंट है हिमाचल प्रदेश के अंदर उसको और ज़्यादा बेटर किया जाए, और 15 से लेकर 35 साल के जो लोग हैं उनको उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए, इस तरह की स्किल डेवलपमेंट करवाई जाए ताकि उनको नौकरी मिल सके, क्लियर। और ये जो प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारी ये जो हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम है, ये बेसिकली जो सरकार
कि यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयमेंट या लाइवलीहुड स्कीम्स जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की जाती है, उसको इम्प्लीमेंट करने की सबसे प्राइमरी एजेंसी है। और उसके साथ साथ इसी की ही एक स्कीम जो सेंट्रल लेवल पे आई है, जिसका इम्पैक्ट हमें स्टेट लेवल के ऊपर हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, दैट इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो उसी को ही हम लोग जो है वो स्टेट लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसका जो गोल था वो यही था कि 2018 से 20 तक के बीच में कम से कम 1 लाख हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं, ओवर 1 लाख यंग मैन एंड वुमेन, दे शुड बी कैपेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट, या उनकी जो है वो स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग करनी है। तो आप लोग देख लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट को कितना ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। क्लियर? अब ये तो था अभी तक का हमारा बेसिक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज एम्प्लॉयमेंट रेट इन हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो हमें कितना देखने को मिल रहा है। अब देखिए, एम्प्लॉयमेंट रेट का सिंपल सा मतलब यही है कि कितने लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड है अमंग द पर्संस इन द लेबर फोर्स, कि लेबर फोर्स में जितने लोग हैं उनमें से कितनों के पास नौकरी नहीं है, उसको हम लोग जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि यूआर के नाम से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 5.2% है। ये बाकी छोड़ दीजिए, बाकी इतना डिटेल में नहीं जाना है। इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 5.8% है, मतलब हिमाचल प्रदेश का कम है नेशनल एवरेज से। उत्तराखंड का देखो बुरे हाल 8.9% है, पंजाब का 7.4% है, हरियाणा का 9.2% है। तो आप लोग देख लो कि हिमाचल प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कंपेरेटिवली कम है। क्लियर? और उसके साथ साथ अगर पूछा जाए कि हिमाचल में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, अब देखो यार, ये 2018-19 का डाटा है। नो डाउट कोविड के बाद जो सिचुएशन है वो हमें थोड़ी डिफरेंट देखने को मिलेगी। तो अगले साल हमें ज़्यादा बेटर पिक्चर जो है, या अगले साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा बेटर पिक्चर जो है वो हमें हिमाचल प्रदेश की देखने को मिलेगी। लेकिन अभी तक तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश है 2017-18 में 5.5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी, और अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 5.2% हुई है। यानी कि आसान भाषा में आप ऐसा रख लो कि अगर 100 लोग, 100 लेबर फोर्स है, तो पहले जो है वो 5.5 इंडिविजुअल जो थे वो अनएम्प्लॉयड थे, और अब जो है वो अप्रोक्सीमेटली 5.2 इंडिविजुअल जो है वो अनएम्प्लॉयड है। क्लियर? अब परसेंटेज में जो है वो थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को जो बेसिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जिसके ऊपर हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, जिसके ऊपर हमने तवज्जो देनी है, उसके बारे में आप लोगों को बेसिक आइडिया लगा होगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है दैट इज पावर। अब देखिए, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पावर, तो पावर में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, पावर से रिलेटेड अगर हमने थोड़ा सा डिस्कशन करना है, तो पावर से रिलेटेड हमें दो तीन चीज़ें देखनी है कि हिमाचल प्रदेश में जो पावर जनरेशन है उसके साथ अलग अलग जो कंपनीज हैं या अलग अलग एसोसिएशंस, अलग अलग जो बॉडीज़ हैं वो एसोसिएटेड हैं। जहाँ कई जगह पे HPPTC है, यानी कि हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है, की जगह हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, की जगह हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, यानी कि HPPCL है। तो अलग अलग पावर प्रोजेक्ट्स, अलग अलग एसोसिएशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग एंटिटीज के अंदर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। हिमुर्जा है जो कि रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर जो है वो अपना फोकस कर रही है। तो ये वाला जो चैप्टर है वो मोरलेस हमारा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, यानी कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, उसके ऊपर जो हमारा काफ़ी बेस्ड है। तो यही कारण है इसको बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हम नहीं लेके जाएंगे। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर हम लोग मेन फोकस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पावर की बात करेंगे, तो हिमाचल प्रदेश की जो एस्टिमेटेड हाइड्रो पोटेंशियल है, कितनी प्रोडक्शन हो सकती है, वो है 27,436 मेगावाट, यानी कि 27,436 मेगावाट। और जिसमें से ये डिसाइड किया गया है कि सिर्फ हम 24,000 मेगावाट ही जो है वो हार्नेस करेंगे, क्योंकि सरकार ने बोला है कि जो बाकी 3,000 है अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो उससे इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो थोड़ा सा हिल सकता है। तो यही कारण है हम लोगों ने अब कहा है कि हमारा जो टोटल हार्नेसेबल है, यानी जिसको हार्नेस किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा, वो है 24,000 मेगावाट। टोटल पोटेंशियल कितनी है? 27,436 मेगावाट। तो दोनों जो फैक्ट्स हैं इनको थोड़ा सा आप लोग एक बार ध्यान रख लेना। क्लियर? अब देखो, यहाँ पे सिंपल सी कहानी क्या है कि कौन कौन सी स्कीम्स जो है वो सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। तो सबसे पहले तो हमारे हैं दैट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, या डिपार्टमेंटल स्कीम्स है, जो कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड HPSEB के अंदर आ रही हैं। क्लियर? जिसमें देखिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, जो कि 2014 में यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो हमारे रूरल एरियाज हैं, वहाँ पे कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन की जाए। क्लियर? और ऐसा माना गया था कि 2021 तक जो है इस स्कीम के अंतर्गत हर घर तक जो है या हर गांव तक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी।
दूसरा है दैट इज इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, दैट इज आईपीडीएस। अगेन इसको भी 2014 में लॉन्च किया गया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो ट्रांसमिशन है, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किया जाता था तो हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन लॉस हो जाती थी। तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम आईपीडीएस को 2014 में सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है दैट इज हिमाचल हाइड्रो पावर एंड रिन्यूएबल पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये बेसिकली जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर ही लॉन्च किया गया है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि 24/7 हिमाचल प्रदेश के जो 13 टाउन्स हैं उनमें 24/7 क्वालिटी रिलायबल पावर जो है उसको सप्लाई किया जाए, और उसको जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंड किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट है दैट इज स्कीम फॉर लो वोल्टेज पॉकेट्स इन हिमाचल प्रदेश। ये भी हिमाचल प्रदेश बोर्ड के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा 2019-20 में लॉन्च की गई थी, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हिमाचल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है सिंगल फेज वगैरह की, यानी कि लो वोल्टेज प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, स्पेशली जो रिमोट एरियाज़ है, तो थोड़े से दूर के एरियाज़ हैं, तो उन लो वोल्टेज प्रॉब्लम पॉकेट्स में, या जहाँ पे लो वोल्टेज का बहुत इशू रहता है, क्लियर, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज है या तो डैमेज हो जाते हैं या उस एनर्जी को उठा ही नहीं पाते हैं। तो उन एरियाज़ या उन पॉकेट्स को जो है आइडेंटिफाई किया गया है, और वहाँ पे लो वोल्टेज की जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट है दैट इज मुख्यमंत्री रोशनी योजना। मुख्यमंत्री रोशनी योजना 2019-20 में जो है वो पुअर फैमिली, जो गरीब परिवार है, उनके घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए जो है वो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है दैट इज ईआरपी, दैट इज एंटरप्राइजिंग रिसोर्स प्लानिंग। क्लियर। तो यहाँ पे जो है वो जितने भी हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं या पेंशनर्स हैं, उनको जो है वो ईआरपी सिस्टम के थ्रू जो है, यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है वो उनको डायरेक्टली पैसा वगैरह जो है वो प्रदान करना है। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पहलू हैं जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड डिपार्टमेंटल स्कीम्स हम लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है ऐसे प्रोग्राम जो कि एचपीपीसीएल के अंदर है, यानी कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर है, जिनमें अब ध्यान रखो आपने क्या क्या ध्यान रखना है। आपने रखना है प्रोजेक्ट का नाम क्या है और कितनी कैपेसिटी है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिए बस। ये ये ध्यान रखिए। क्लियर। ये इन चीज़ों के बारे में जो है वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे काशांग है। क्लियर। तो काशांग जो है वो किन्नौर में है, सतलुज नदी का के राइट साइड पे जो है वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को बन रहा है। इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 243 मेगावाट है। उसके बाद जो है वो आपका सांझ है, जो सांझ ट्रिब्यूट कुल्लू के अंदर है, ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास है, 100 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। सावरा कुड्डू है जो पब्बर नदी के ऊपर बन रहा है, शिमला के अंदर है, 111 है। शोंगतोंग करचम है। क्लियर। अगेन ये भी हमारा किन्नौर में है, सतलुज क्लियर रिवर के ऊपर है। उसके बाद जो है वो हमारा छंजू है। क्लियर। जो छंजू है ये चंबा में है। क्लियर। इसके बाद जो है वो रेणुका जी है, ठीक है, सिरमौर में 40 वाट का है। उसके बाद सुरगणी सुंदला है, सियूल रिवर है, चंबा में है, 48 है। तो आप ये सारे के सारे जो पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लिखे गए हैं एचपीपीसीएल के द्वारा, इनमें कितनी कैपेसिटी है, बस ये थोड़ा से फैक्ट है, तो यहाँ पे मैं बस आप लोगों ने यहाँ पे इसको मेमोराइज करना है। क्लियर। उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ है दैट इज साई कोठी का है। क्लियर। साई कोठी जो है वो आपका चंबा में है, बड़ा नाला के ऊपर बन रहा है, देवी कोठी है, हेल है, 67 मेगावाट का है। उसके साथ जो है वो रसायन है, नोगली टिक्कर है, कुठार है। जैसे रायसन जो है वो आपका 11 का है, 18 मेगावाट का है। जो न्यू नोगली है वो 11 का है। टिक्कर और जो कुत्थर है वो 5-5 मेगावाट के हैं। तो आप लोग जो है वो बस इन पे याद रख लेना कि किसकी कितनी कैपेसिटी है। जैसे रायसन जो है वो कुल्लू में है, न्यू नोगली जो है वो शिमला में है। क्लियर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, जैसे ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है, ये एचपीपीटीएल के ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है, जहाँ पे लाइंस एनर्जी को ट्रांसमिट किया जाएगा, जो एचपीपीटीएल के अंदर है, यानी कि हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कोऑपरेटिव लिमिटेड के अंदर। क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कौन कौन से एरियाज हैं, क्लियर, कौन कौन से ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स है, कहाँ पे है, और यहाँ पे जो है वो डिस्ट्रिक्ट देखो यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप लोग बस इसको इतना ही याद करोगे। क्लियर। इसके साथ जो वो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स जो है वो भी कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। क्लियर। इनको भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे एक बार आप लोग ज़रूर नज़र मारिए। डन। नेक्स्ट है कि हिमुर्जा के अंदर जो प्रोग्राम स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, स्पेशली जो रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, क्लियर, यहाँ पे सारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट्स हैं, ऑन ग्रिड है, क्लियर है। इसके साथ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स जो है वो हमें हिमाचल प्रदेश में डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव जो है वो हिमुर्जा के अंदर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सोलर कुकर है, सोलर वाटर हीटिंग है, एसपीबी स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम है। आप लोग देख रहे हो स्पेसिफिक टाइम पे जो लाइटिंग है वो अलग अलग गाँवों में, इवन लोगों के घरों में भी जो है वो हमें डेवलप होती हुई देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक लाइट्स है, घरों के अंदर है, लाइन्स के अंदर है। क्लियर है। उसके साथ जो वो ऑफ ग्रिड है, ऑफ ग्रिड का मतलब है कि जो कॉमन ग्रिड के साथ नहीं कनेक्ट होता है, जहाँ पे बैटरीज के अंदर हमें एनर्जी को स्टोर करना पड़ता है, उसके साथ जो वो ग्रिड कनेक्टेड है, यानी कि ग्रिड के साथ कनेक्टेड होगा, जो भी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो ग्रिड के थ्रू जो है वो एक दूसरी जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट की जाएगी।
क्लियर। तो बेसिकली सारे का सारा जो वो हिमुर्जा के अंदर जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं ये सारे क्या है, मेनली आपके रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है। और रिन्यूएबल में हिमाचल प्रदेश के अंदर जो मेन फोकस किया जा रहा है वो किसके ऊपर किया जा रहा है, वो किया जा रहा है सोलर एनर्जी के ऊपर। अब देखो यार, ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल था, यही कारण है इसमें जो हम लोग बहुत ज़्यादा हो सकता है कि रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स में मेंस में आप लोगों से जो सवाल है पूछा जाए तो वहाँ पे आप लोग रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर सकते हो, थोड़ा मेमोराइज कर सकते हो स्कीम्स को, प्रोग्राम्स को। बट इन जनरली यहाँ पे जो वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप लोग ज़्यादा तवज्जो दोगे या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को जो है वो ज़्यादा टारगेट करोगे। क्लियर। तो लास्ट हमारा है आज का चैप्टर 12, जिसमें दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है। पहला है टूरिज्म, सेकंड है ट्रांसपोर्ट। अब देखो यार, टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट में आपने रखना क्या है, देखो यार फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप लोग देखोगे, पढ़ोगे, मेमोराइज करोगे, आप लोगों को ईजी रहेगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, या आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे एस्पेक्ट समझो। सबसे पहले तो देखो कि टूरिज्म, अब टूरिज्म में देखो कि यार टूरिज्म में हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जो जो चैलेंजेस होंगे, जो जो प्रॉब्लम्स होंगे, जो जो रिक्वायरमेंट्स होगी, ऑब्वियस सी बात है टूरिज्म से रिलेटेड वो स्टेप्स जो है वो हमारी सरकार के द्वारा लिए जाएंगे। उसी तरह से ट्रांसपोर्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्लियर है। तो जैसे टूरिज्म में मान लो प्रॉब्लम यही है कि बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि टूरिज्म में होटल बनाना है, बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो ऑब्वियस बात है सरकार को पैसा देना चाहिए। उसके साथ प्रमोशन होनी चाहिए टूरिज्म की, तभी लोग आएंगे, तो प्रमोशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। तीसरी बात है ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट कैसा अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट जो है वो रोड ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए, रेलवे ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए, एविएशन ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए। अब हिमाचल जैसे एरिया में अगर तुमने लोकल टूरिस्ट को गैदर करना है, पंजाब हरियाणा, वो तो रोड से आ जाएंगे। लेकिन मान लो तुम चाहते हो कि तमिलनाडु से कोई यहाँ पे आए, तुम चाहते हो बंगाल से यहाँ पे कोई आए, तुम चाहते हो कर्नाटका से कोई यहाँ पे आए, तो ऑब्वियसली उसके लिए जो है तुम्हें बेटर एयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। तो टूरिज्म से रिलेटेड देखो यहाँ पे कहानी देखो, सिंपल सी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, यानी सबवेंशन का मतलब होता है जब इंटरेस्ट के ऊपर सब्सिडी दी जाती है, ऐसा समझ लो। जब लोन के ऊपर सब्सिडी दी जाती है कि भाई आपको 10% का लोन है और में से 5% सरकार देगी, 5 आप दे दो, तो 5% सबवेंशन होगी, इंटरेस्ट हो गया। क्लियर। उसके साथ साथ जो वो पब्लिसिटी टूरिज्म डिपार्टमेंट बन गया, जहाँ पे ब्राउशर आएंगे, पैम्पलेट्स आएंगे, पोस्टर्स, कैलेंडर्स, क्लियर है। फेयर जो फेयर्स हैं, फेस्टिवल्स हैं पूरे देश में बाहर, जहाँ पे हिमाचल के कल्चर को, हिमाचल की जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको बताया जाएगा। फेसबुक वगैरह, ट्विटर, यूट्यूब, यहाँ पे प्रमोशनल वीडियोस बनाए जाएंगे, आप लोगों तक या बाहर के लोगों तक पहुँचाया जाएगा कि हिमाचल में ये जगहें हैं, यहाँ पे आइए, प्लीज़ पधारिए, देखिए, ताकि हमारे यहाँ का जो टूरिज्म है उसको भी काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। तो देखिए, पब्लिसिटी है, इंटरेस्ट मिल रहा है, सिविल एविएशन को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। क्लियर। अभी तक देखो हमें पता है कि कुल्लू है, कांगड़ा है, शिमला है, यहीं पे ही हमारे मेन एयरपोर्ट है, तो इनको थोड़ा और एक्सपेंड किया जा रहा है। और अगर हम लोग देख रहे हैं, स्पेशली जब ना एक स्कीम थी उड़े देश का आम नागरिक उड़ान, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जो कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी है, वो और ज़्यादा बेटर हो गई है। क्लियर। और अब धीरे धीरे जो वो 5 हेलीपोर्ट्स जहाँ पे हेलीकॉप्टर पहुँच सकते हैं उनको भी डेवलप किया जा रहा है हिमाचल में। देखिए शिमला और रामपुर में, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंदर है, बद्दी में हेली पोर्ट्स को डेवलप किया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद जब वो कंगनी धार में किया जा रहा है, मंडी में, उसके बाद सासे जो है वो किया जा रहा है मनाली, जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो अलग अलग तरह के जो पोर्ट्स हैं जहाँ पे हेलीकॉप्टर्स पहुंचेंगे, 5 हैं, ये याद रखेंगे आप लोग, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। उसके साथ साथ जो वो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जो है वो नागचला मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो अभी एक्टिव कंसिडरेशन में है, देखते हैं कि कब यहाँ पे पूरा काम जो है वो शुरू हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना जो है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आएगा। इसके साथ हिमाचल में एक स्कीम है, दैट इज नई राहें नई मंजिलें। नई राहें नई मंजिलें जो है वो देखो, अब हिमाचल प्रदेश में अगर आप लोग भी एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट जाता कहाँ है, या तो टूरिस्ट जो है वो शिमला जाएगा, या टूरिस्ट जो है वो कुल्लू मनाली जाएगा। ठीक है, यही मेन एरियाज हैं। लेकिन आप सब लोगों को पता है कि हिमाचल में अभी भी काफ़ी ऐसे रीजन्स हैं, काफ़ी ऐसे एरियाज हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है, जहाँ तक कोई भी नहीं पहुंचा है। तो नई राहें नई मंजिलें जो स्कीम है, इसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसीलिए लॉन्च किया गया था कि जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं फ्रॉम टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको डेवलप किया जाए। तो उसके लिए 50 करोड़ रुपया जो है वो सैंक्शन किया गया था। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश ने शिव धाम जो है उसको एक शिव धाम जो है वो डेवलप करने की कोशिश की गई थी, जो कि जो 12 शिव ज्योतिर्लिंगा है, क्लियर, उसको एक तरह से रेप्लिकेट किया जाएगा। और यहाँ पे जो है वो मंडी टाउन जो है वहाँ उसके लिए 20 करोड़ रुपया जो है वो सैंक्शन इस स्कीम के अंतर्गत सैंक्शन किया गया था। इसके साथ साथ बीर बिलिंग आप सब लोगों ने सुना है, नई राय नई मंजिली में, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर है। इसको पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन के रूप में और ज़्यादा डेवलप किया गया है। चांसल एरिया, यहाँ पे मिनी वर्ल्ड कप भी रहता है। चंसहल एरिया है डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंदर, जहाँ पे स्की डेस्टिनेशन के रूप में उसको डेवलप किया जा रहा है। क्लियर। इसके अलावा जो वो लारजी, पोंग डैम और कोल डैम वाले जो एरियाज है वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़
के लिए इन एरियाज़ को डेवलप किया जा रहा है, ताकि हमारे यहाँ का जो टूरिस्ट है वो अलग अलग जगहों पे जाए, वो कुछ जगहों पे कॉन्सेंट्रेट ना हो, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे हैं। कभी शिमला में वाटर क्राइसिस आ रहे हैं, क्लियर क्लियर, या कभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम लग रहे हैं, जैम्स लग रहे हैं उन एरियाज़ में जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर टूरिस्ट जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में और ज़्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन को डेवलप किया जाए। यही कारण है नई राहें नई मंजिलें जो स्कीम है उसको सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्लियर। इसके साथ साथ रोप बेस जो है उनको डेवलप किया जा रहा है। धर्मशाला रोप वे है, क्लियर। उसके साथ जो है वो पलचन से रोहतांग रोप वे है, ये जो है जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर जो है ये श्री आदि हिमानई से लेके चामुंडा जी तक है। उसके बाद जो पलचन से रोहतांग तक डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के अंदर रोप वे है, क्लियर। उसके साथ जो वो भुंतर से बिजली महादेव डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के अंदर जो वो रोप वे डेवलप किया जा रहा है। तो ये सारा ध्यान रखिए ताकि लोग पहुंच सके अच्छी अच्छी जगहों के ऊपर। उसके साथ साथ सस्टेनेबल टूरिज्म, यानी कि ऐसा टूरिज्म जिसमें जो यहाँ की लोकल जिस तरह की डेवलपमेंट है या जिस तरह का हमारा लैंडस्केप है उसी को यूज़ किया जाए, उसमें लैंडस्केप में बहुत ज़्यादा चेंज ना किया जाए, अननेसेसरली इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स ना की जाए जिसके कारण हमारे यहाँ पे जो मौजूद टूरिज्म है उसके ऊपर किसी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। उसके लिए जो सस्टेनेबल टूरिज्म को भी हमारे द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्लियर। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स। क्लियर। इसके साथ साथ हिमाचल ने टूरिज्म सेक्टर पॉलिसी 2019 जो है उसको भी रिलीज़ किया है, जिसमें मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि किस तरह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको ज़्यादा बढ़ाया जाए। सोशल इनइक्वालिटी, यानी कि हम लोग देखते हैं कि कुछ जगहों के ऊपर ज़्यादा टूरिज्म के कारण कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, कुछ जगहों के पास नहीं आ रहा है, गरीबी को कम किया जाए। उसके साथ साथ जो टेंजिबल एंड इनटेंजिबल हेरिटेज है हिमाचल प्रदेश की, उनको सस्टेनेबल मैनर्स में जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश की जो टूरिज्म पॉलिसी है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 एंड 12 को अचीव करने के लिए जो है वो इसको डेवलप किया गया है। ये तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पॉलिसी के बारे में। नो डाउट हम लोग किसी टाइम पे अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन जो है वो ज़रूरी है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का निर्माण किया गया है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि वो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे। तो कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं कि जो HPTDC है इसके काफ़ी जो है वो गेस्ट हाउसेज वगैरह है, क्लियर है, एकोमोडेशंस जो है वो हम लोगों को डेवलप होती हुई देखने को मिलती हैं। और उसके साथ साथ ये फैसिलिटेट भी कर रहा है हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म की डेवलपमेंट को। क्लियर। तो ये है हमारे यहाँ पे टूरिज्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट इन हिमाचल प्रदेश क्या है। तो यहाँ पे जो है ये अगेन ये बहुत ज़्यादा हमारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन चलिए फिर भी थोड़ा सा हम लोगों को जो है वो इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो मोटरेबल रोड है। अब देखो यार, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आई थिंक हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि मोटरेबल रोड की अगर हम बात की जाए तो 2020-21 के लिए रखा गया था कि मोटरेबल रोड जो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे वो 925 होंगे। नवंबर 2020 तक 842 जो है वो रोड बन चुका है, और ऐसा उम्मीद है कि 31 मार्च तक आते आते, क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका डाटा 2-3 महीने पहले कलेक्ट हो जाता है, तो हम लोग देखते हैं कि नवंबर या दिसंबर 2020 तक, यानी कि 2-3 महीने महीने पहले का डाटा जो है वो हमारे सर्वे के अंदर देखने को मिलता है। तो होपफुली जो टारगेट इन्होंने रखा था ये उसको अचीव कर लेंगे, लेकिन इतना स्पेसिफिक जो टारगेट है वो हमारे किसी ज़्यादा काम का नहीं है। क्लियर। तो ये बहुत स्पेसिफिक ईयर वाइज टारगेट है, लेकिन अगेन आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लेना कि ऐसे गांव जिनकी पॉपुलेशन 1500 से ज़्यादा है, 2018-19 में 217 गांवों को कनेक्ट किया का टारगेट रखा गया। ठीक है। 2019-20 में जो है वो 217 जो गांव है उनका टारगेट को अचीव कर लिया गया। क्लियर। उसके बाद जो है वो 1000 से 1499 के बीच के जो गांव है वो 292 है। फिर 292 गांव जो है उनको कनेक्ट किया गया 2018-19 में। 295 गांव को 2019-20 में किया गया। 21-20 में जो है या 20-21 में एस्टिमेशन है कि 995 हो जाएंगे। तो टोटल जो गांव है वो अभी तक आप लोग यहाँ पे संख्या देख सकते हो कि कितने गांवों को जो है वो मोटरेबल या रोड के थ्रू कितने गांवों को जो है वो कनेक्ट किया गया है। अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ ध्यान रखिए कि ये आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार इस फैक्ट को जो है वो आप लोग ज़रूर गो थ्रू करिए। क्लियर। अब इसके अलावा जो HRTC के द्वारा पैसेंजर्स के लिए जो अलग अलग स्कीम्स जो है वो लॉन्च की गई हैं, जिनमें एक स्कीम है दैट इज़ ग्रीन कार्ड स्कीम। ग्रीन कार्ड स्कीम में 25% का डिस्काउंट मिलता है जिसके पास भी ग्रीन कार्ड होता है। क्लियर। लेकिन ये उनको मिलेगा जो 50 किलोमीटर से कम की जर्नी जो है वो कैरी करेंगे। ये कार्ड 50 रुपये का बनेगा और इसकी वैलिडिटी जो है वो 2 साल की है। बेसिकली उन लोगों के लिए बनता है जो बिल्कुल मतलब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, जिन्होंने रोज बस में आना जाना है, तो उनको जो है वो डिस्काउंट दिया जाता है बाई थ्रू दिस स्पेसिफिक ग्रीन कार्ड स्कीम। उसके बाद जो है वो स्मार्ट कार्ड स्कीम जो है ये भी जो HRTC है इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इस कार्ड को बनाने के लिए भी 50 रुपये का खर्चा आएगा 2 साल तक की इसकी
वैलिडिटी है और इसमें 10% का डिस्काउंट जो वो मिलता है। और ये हर तरह का, जैसे ऊपर वाला ऑर्डिनरी बस में मिलेगा, ये आपको ऑर्डिनरी, सुपरफास्ट, सेमी डिलक्स, डिलक्स बस हर जगह में आपको 10% का डिस्काउंट जो है वो दिया जाएगा। उसके बाद सम्मान कार्ड स्कीम है। सम्मान कार्ड स्कीम जो वो सीनियर सिटीजन्स के लिए है, जिनकी एज जो वो 60 साल से ज़्यादा है। इसमें ऑर्डिनरी बसेज में, साधारण बसों में सफ़र करने के लिए 30% का डिस्काउंट जो वो 60 साल से ज़्यादा के बुजुर्गों को दिया जाता है। इसके साथ साथ वुमेन को कुछ स्पेशल डेज पे, जैसे भैया दूज है, रक्षाबंधन है, क्लियर, या जैसे मुस्लिम वुमेन है उनको जैसे ईद है, बकरीद है, उन टाइम पे फ्री में यात्रा करवाई जाती है बिना किसी पैसे को लिए, क्लियर। इसके साथ साथ जो कॉर्पोरेशन है उसने ऑर्डिनरी बसेज में वुमेन के लिए 25% का डिस्काउंट दिया है। स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं, क्लियर, स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, उनको जो 12वीं क्लास तक के हैं उनको HRTC की जो ऑर्डिनरी बसेज है उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेवल किया जाएगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि स्पेशली जो मतलब 10वीं तक या 8वीं तक तो स्कूल नॉर्मली हर गांव में हमें देखने को मिलता ही है, जहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस में पहुंच सकते हैं, लेकिन जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो 5-7 किलोमीटर में, 8 किलोमीटर में एक ही रहता है। तो यही कारण है वहाँ पे बच्चों को जो सफ़र करना पड़ता है उसमें जो खर्चा आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत गरीब परिवारों के हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि पैसों की तंगी के कारण उनको अपना स्कूल छोड़ना पड़े। यही कारण है सरकार ने जो है वो जितने भी सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट हैं उनको जो है वो 12वीं क्लास तक के बच्चों को जो है वो फ्री की फैसिलिटी दी है। और ऐसे लोग जो सीरियस डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, चाहे कैंसर है, स्पाइनल इंजरी है, किडनी है, डायलिसिस पेशेंट है, उनको भी जो है वो चाहे स्टेट से बाहर जाना है या अंदर, मतलब विद इन स्टेट मूव करना है, हॉस्पिटल जाना है, तो उनको भी सरकार के द्वारा जो वो फ्री फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। स्पेशली एबल्ड लोगों को जो है वो फ्री फैसिलिटी है, जिनको 70% से ज़्यादा की डिसेबिलिटी है, जिनको गैलेंट्री अवॉर्डीज है उनको फ्री फैसिलिटी है। लग्जरी जो बसेस हैं वो भी सरकार ने 51 जो है वो ओन कर ली है, क्लियर। और उसके साथ साथ जो है वो 6 लग्जरी AC बसेस जो है वो वेट लीजिंग स्कीम के अंदर जो वो इंटर स्टेट रूट्स के ऊपर बेटर फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड कर रही है। इसके साथ साथ 24/7 HRTC की एक हेल्पलाइन है। पता नहीं चलता है, नंबर नहीं चलता है, आप लोग एक बार मिला के देख लेना। ठीक है। उसके साथ साथ जो है वो कुछ जगहों के ऊपर जो है वो शिमला टाउन में जो है वो बेसिकली आपके रिस्ट्रिक्टेड रोड्स के ऊपर जो है वो टैक्सीज को, जो रोड जहाँ पे नॉर्मली आप कम्यूट नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे भी टैक्सीज का प्रावधान किया गया है, क्लियर। तो ये जो है ये है हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम्स जो कि हमें देखने को मिल रही हैं अंडर जो हमारा जो भी हमारा इस स्पेसिफिक टाइम पे जो टूरिज्म से रिलेटेड या जब हम लोग ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे, क्लियर। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम्स हैं। और लास्ट है अचीवमेंट्स क्या हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की। तो आप लोग देख लो कि ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स, पोल्यूशन चेक सेंटर्स जो है वो हिमाचल प्रदेश में बने हैं। इसके साथ साथ जो है वो सरकार के द्वारा, क्योंकि हमने देखा है कि स्कूल चिल्ड्रन को लेके जाती हुई एक बस गिर गई थी, तो उसके बाद जो है वो इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है कि जो सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्कूल चिल्ड्रन होनी चाहिए। इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम व्हीकल्स का हो रहा है, क्लियर है, चाहे वो नॉर्मल व्हीकल्स हैं, चाहे वो स्कूल बसेस के व्हीकल्स हैं, क्लियर। उसके साथ साथ जो है वो ट्रांसपोर्ट टाउन्स की डेवलप करने की बात हो रही है, रोपवे रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशंस की बात हो रही है, जिसके बारे में अभी भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। और साथ में जो वो हिमाचल प्रदेश ने जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है उसको भी थोड़ा सा फोकस किया जा रहा है, क्लियर। क्योंकि अभी आप लोगों को शायद आइडिया होगा कि 2030 तक जो है वो सरकार ने, नेशनल गवर्नमेंट ने भी पॉलिसी बनाई है कि हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जाएंगे। तो धीरे धीरे हिमाचल जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, चार्जिंग स्टेशन बिल्ड कर रहा है, ताकि हिमाचल में भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको डेवलप किया जा सके। इसके साथ साथ जो है वो नेशनल रोड सेफ्टी वीक जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है इन द स्टेट एवरी ईयर इन ऑर्डर टू हाईलाइट एंड emphasize the need for safe roads. The 31st Road Safety Week was observed from 11th January to 17th January 2021, क्लियर। तो ये कुछ अचीवमेंट्स है जो कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा हमारे राज्य के अंदर ली गई हैं, क्लियर। तो यहाँ पे ध्यान रखिए जो ट्रांसपोर्ट या वाटर ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए जो जो एरियाज़ डेवलप किए गए हैं, क्लियर, इन सभी एरियाज़ को जो है वो आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है, मेमोराइज करना है, क्लियर। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट 4 चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। इससे रिलेटेड जो फाइल है वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो चलिए लास्ट लेक्चर के साथ जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।